हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम बैक माय चैनल उस्मानी क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल में, वो है शेषफल प्रमेय। प्रमेय क्या है, मतलब शेषफल हमें निकालना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी, है ना। शुरू करते हैं, देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है ना। शुरू से एकदम बिल्कुल हम देख रहे हैं इसको। देख लो, जैसे कोई संख्या है, मान लो, है ना, मैंने एक संख्या लिखी 28। इस 28 को ना मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 28 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब जरा ध्यान से सुनना, 5 से अगर मैं इसको भाग कर रहा हूँ 28 को, ठीक है, तो क्या होगा ना, 5 से 5 बार जाएगा 25 और शेष बचा 3। इस लाइन का मतलब समझ लो बस, इसका मतलब क्या है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 28 को जब तुमने 5 से भाग किया ना, तो वो 5 बार तो चला गया पूरा पूरा और 3 शेष बचा। इसका मतलब ये है कि 3 एक्स्ट्रा बचा। शेष का मतलब यही तो होता है, शेष का मतलब होता है एक्स्ट्रा बचा, ठीक है। 5 से भाग करते हुए 3 रह गया, बच गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 और होता, देखना 3 तो है, 5 से भाग करते हुए एलसीएम एचसीएफ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लैसएम है और जो भी है वो एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक जो भी है ये, इनमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो मैं ये बात बोल रहा हूँ क्या है, इसका मतलब सुन लो। 5 से भाग करते हुए इस संख्या को 3 शेष बचने का मतलब है 3 एक्स्ट्रा है अभी हमारे पास। 5 से भाग करना है, 3 है हमारे पास, तो 2 की कमी है। इसका मतलब अगर 2 और होता इस संख्या में तो एक बार और चला जाता। मतलब यह है कि 28 में से या तो तुम 3 हटा दो तो भी 5 से चला जाएगा, क्योंकि 3 बचा हुआ है, इसको हटा दो तो 5 से चला जाएगा। या फिर इस 28 में 3 तो है, 5 से भाग करते हुए 2 की कमी है, 2 जोड़ दो तो भी 5 से भाग चला जाएगा। इस लाइन का मतलब इतना है, ठीक है। इस लाइन का मतलब इतना है बस कि 5 से 28 को भाग करते हुए 3 शेष बचने का मतलब ये है कि 3 शेष बचा हुआ है, 3 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अगर 2 और होता तो एक बार और चला जाता, या फिर 3 हटा दो या फिर 2 दे दो उसको। तो अब मैं इस बात को क्या लिखूंगा, देखना जरा। 28 को 5 से भाग करने पे हम ये कहेंगे कि शेष 3 बचा प्लस का एक्स्ट्रा, मतलब हमारे पास प्लस में है, एक्स्ट्रा मतलब प्लस में ही तो है ना। और कमी है कितने की, 2 की। तो मैं ऐसे बोलूंगा इसको, 28 को भाग करते हुए 5 से, शेष है प्लस का 3 और या फिर कह सकते हैं माइनस का 2, ठीक है। जैसे एक सवाल लिख देता हूँ मैं, 40 है 43। 13 से जब इसको भाग करोगे ना, 13 से जब इसको भाग करोगे तो 13 से जब 40 को भाग करूंगा, ठीक है, तो या तो शेष बचेगा 40 नहीं 38 लिख लेता हूँ। 13 को जब मैं 38 को जब 13 से भाग करता हूँ, 38 को 13 से, तो शेष या तो बचेगा -1 यानी कि कमी 1 की है। अगर 1 और होता 38 में यानी कि 39 होता तो 3 बार चला जाता। इसका मतलब 1 की कमी है, ठीक है। तो या तो मैं बोलूँ -1 या फिर इसको बोलोगे तुम प्लस का 12। 13 दूनी 26, बचा कितना 12। तो 12 प्लस में हमें, या फिर हम कह सकते हैं 1 की कमी है। 12 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, या फिर हम कहेंगे 1 की कमी है। इस बात को, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, हम क्यों इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो इसकी बात अभी समझ में आएगी, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ जल्दी से लेके। मान लो एक संख्या और है हमारे पास, इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। अपने पेन कॉपी लेके बैठना, इसको नोट करते रहना, बिल्कुल नोट्स बनाते रहना। मैं एकदम 0 से लेके और सीधा हाई तक जाएंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे नहीं हम बड़े बड़े सवाल लेकर आए और उसको करना शुरू कर दे। पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए, सारी चीज़ों का एकदम बेस पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसी हिसाब से सारी वीडियो बना रहा हूँ। पहले आप बेस उसका क्लियर करो, उसके बाद बाकी की और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नहीं तो मैं चाहता तो शुरू एकदम हाई लेवल से शुरू कर देते, काम खत्म हो जाता। 2 4 5 10 सवाल कराए, आधे समझ में आए आधे नहीं, ठीक है। वीडियो देखने का मतलब ये होता है, पढ़ने का मतलब ये होता है कि पढ़ के हमें उसका कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए बस। अगर हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं अब आगे, तब तो तुम्हारा वीडियो देखना का कुछ फ़ायदा बनता है। अदरवाइज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर तुमने आज वीडियो देख ली और वो समझ में आ गया, 4 दिन के बाद तुम भूल गए कि वो हमने पढ़ा क्या था, तो उसका कोई फ़ायदा फिर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम अब तुम्हारे पास नहीं है कि तुम उसी वीडियो को फिर दोबारा से देख लो, फिर आगे का कब पढ़ोगे, है ना। दोबारा से तुम देखोगे फिर 4 दिन के बाद भूल जाओगे। तो पहले अपने बेस क्लियर करने हैं, उसके बाद फिर हम आगे के लिए करेंगे। ये इतनी बड़ी बात है नहीं, इसमें थोड़ी सी बात समझने की थी। एकदम 0 से हम पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, है ना। एक और मैं लिख देता हूँ जल्दी से क्वेश्चन और उसके बारे में जल्दी से बात करते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया 60, 25 से डिवाइड करना है मुझे। 60 लिखा, 60/25। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 दूनी 50
2 बार चला जाएगा 50, 10 शेष प्लस का 10 शेष, इसका मतलब 10 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तुम्हारे पास और 25 से भाग करना है, तो कमी कितने की है, 15 की। या फिर आप कह सकते हो 25 से जब 60 को भाग कर रहा हो तो 25 दिया, 75, तो 75 तब जाएगा जब 15 होगा, और तो इसका मतलब कमी 15 की है। तो मैं इसको दो कंडीशन में लिख सकता हूँ, प्लस का 10 लिख लो या फिर माइनस का 15 लिख लो, एक ही बात है। दोनों की कहाँ जरूरत पड़ेगी, अभी जब हम सवाल करेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखना जरा, मैं एक सवाल लिख देता हूँ और तब ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे सवाल ये है, एक बात और, हाँ एक बात और, मैंने ये लिखा 16 गुणा 8 और मैं भाग कर रहा हूं 3 से। अब देखना जरा ध्यान से, 16 गुणा 8 और भाग कर रहे हैं हम 3 से, शेष कितना बचेगा, शेष बताना हमें, शेष कितना बचेगा। इसमें शेष बताना हमें कितना होगा, देखना जरा। देखो एक तो मैं 16 8 128, ठीक है ये हो गया, और अब तुम 3 से भाग कर लो इसको। ठीक है, 3 से भाग करता हूं तो 3 चौक 12, 8 उतार लिया हमने, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, और शेष कितना बचेगा, कहने का मतलब ये 42 बार चला गया ये। ठीक है, और शेष जो बचा यानी कि 128 को जब 3 से भाग करोगे, ठीक है, 3 चौक 12 और 8 उतार लिया, और 3 दूनी 6 और 2 शेष बचा। ठीक है, 42 बार गया, शेष बचा 2, हमें शेष से मतलब है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, 42 को नहीं लिख रहा हूँ, हमें शेष से मतलब है, शेष 2 बचा। ठीक है, अब इस बात को जरा ध्यान से समझना, 128/3 कर लो या फिर इसकी गुणा कर ली हमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और हम कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, ऐसे कर सकते हैं, देखो 3 से जब 16 को भाग करा तो एक शेष ये बचा, 3 पंजे 15, ठीक है, एक शेष ये बचा, ठीक 16 पे, और 3 से जब 8 को भाग करा तो 2 शेष यहाँ बचा। ठीक है, अब यहाँ अगर गुणा है तो इनकी भी गुणा कर ली हमने, तो शेष कितना बचा, 2 हो गया। ठीक है, तो हमें ये ना 16 8 128 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ कर लेंगे हम 16 8 128 और भाग दे लेंगे। ठीक है, अब कहाँ जरूरत पड़ेगी, जरा इस बात को समझ लेते हैं, एक सवाल में लिख लेता हूँ। ठीक है, कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, देखते हैं आगे, मैं सवाल लिख देता हूँ जल्दी से एक और बेहतर समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है, एक सवाल जैसे मैंने और लिखा 22, ठीक है, गुणा और 33, मैं इस 22 गुणा 33 और मैं भाग कर रहा हूँ 9 से। ठीक है, 9 से भाग कर रहा हूँ इसको, कितना शेष बचेगा इसके ऊपर बात करें। तो अब हमारे पास एक केस ये है कि 33 की और 22 की गुणा कर लो और उसके बाद 9 से भाग कर लो, आंसर मिल जाएगा। हम ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, देखो जरा, मैंने 9 से इसको भाग किया, 9 दूनी 18, तो शेष बचा प्लस का 4। ये बड़े ध्यान से समझना, कुछ भी लेना, ठीक है, जो अब कौन सा वाला लेना है ये बात अभी हम करेंगे। 9 दूनी 18 प्लस का 4 शेष बचा। अगर तुम 9 तिया 27 करते हो तो शेष बचेगा माइनस के 5। ठीक है, तो यानी कि 9 से जब 22 को भाग करा तो 2 शेष बचे, या तो प्लस का 4 लिख लो या माइनस का 1 लिख लो, एक ही आंसर आएगा। शेष लेकिन कभी माइनस में नहीं होता, इतनी बात ध्यान रखनी है बस। ठीक है, अब मैंने जब 9 को 33 को 9 से भाग किया तो 9 तिया 27, ठीक है, प्लस का 6 शेष बचा। ठीक है, या फिर 9 चौक 36 तक कर लो, 36 तक, तो 33 से 36 गया तो फिर माइनस का 3 शेष बचा। या तो तुम प्लस का 6 बोल दो या फिर माइनस का 3 शेष बोल दो। ठीक है, अब कौन सा वाला लेना है, देखना जरा कौन सा वाला लेना। तुम चाहो तो 4 और 6 ले लो, या चाहो तो 4 और -3 ले लो, ये चाहो तो -5 और 6 ले लो। ठीक है, या फिर हम चाहें तो -5 और -3 ले लें, जो भी मन कर रहा है हमारा, कोई सा भी ले ले। तो अब एक बात बताना हमें, अगर तुम 4 शेष लोगे और 6 शेष लोगे तो 24 बनेगा, 6 चौक 24 क्योंकि बीच में गुणा है। ठीक है, 5 और 6 लोगे तो 6 पंजे 30 बनेगा। ठीक है, 5 और 3 लोगे तो 5 तिया 15 बनेगा, माइनस माइनस है तो प्लस का 15 बन जाएगा। 4 और -3 लेंगे, 4 ते 12 तो माइनस के 12 बनेगा। क्लियर इतनी बात, गुणा साइन के साथ करनी है, मतलब जो भी चिन्ह लगा होगा। अब इसमें सब में बताना आसान सी गुणा कौन सी वाली होगी, 4 और 3 की होगी, ऑब्वियस ये बिल्कुल, 4 और 3 छोटे हैं सबसे, हमें तो सबसे छोटे वाले लेने, तो मैं 4 तिया 12 लिख देता हूँ, माइनस के 12/9। ठीक है, माइनस के 12/9 लिख दिया। अब ये 12 जो है एक बार चला जाएगा। ठीक है, 12 कितनी बार चला जाएगा, माइनस के 12/9 का मतलब हो गया 12 जो है एक बार चला जाएगा, मतलब 12 9 से एक बार चला जाएगा, 9 1 9 करके, है ना, तो -3 शेष बचेगा, फिर -3/9। ठीक है, यही होगा, एक बार चला जाएगा। अब बस माइनस में नहीं लेना, इसका मतलब समझ लो, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, -3 का मतलब हो गया, माइनस का मतलब हो गया कि कमी। तो 9 से भाग करते हुए अगर -3 की कमी है
तो है कितना हमारे पास, फिर 6 है ना हमारे पास, फिर तो शेष जो आंसर आएगा इसका 6 आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, आसान सी बातें हैं सारी। अब देखना जरा, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था माइनस का मतलब है इतने की कमी, प्लस का मतलब है इतना एक्स्ट्रा है हमारे पास। मैंने जब 12 को भाग किया 9 से तो एक बार चला गया, तो शेष बचा माइनस का 3, क्योंकि साइन माइनस का है। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का 3 शेष बचा। ठीक है, अब मैं इन दोनों की गुणा करूं, 6 चौक 24, तो भी ऐसे करोगे तुम, 24/9, 9 दूनी 18, 18 बार चला गया, विशेष अभी भी 6 बच रहा है। ठीक है, हम चाहें तो 6 की और 5 की गुणा कर लो, माइनस के 6 पंजे 30/9 करोगे, 9 तिया 27, माइनस का 3 शेष बचा, फिर से वही वाला केस आ गया। माइनस का मतलब इतना समझ लो कि 3 की कमी है, माइनस का मतलब कमी है, प्लस का मतलब एक्स्ट्रा है। ठीक है, इतनी बात तो पता ही है। प्लस में चल रहे हैं हम, इसका मतलब हम बेनिफिट में, माइनस में चल रहे हैं मतलब कमी चल रही है, ऐसा समझ ले करो। ठीक है, तो -3 का मतलब है 3 की कमी है, 9 से भाग करते हुए 3 की कमी है, तो मतलब है कितना हमारे पास, 6 शेष। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, एक सवाल मैं और ले लेता हूँ जल्दी से, तो और समझ में आएगा। बीच में अगर गुणा का निशान है तो गुणा करना है, प्लस का निशान है तो प्लस कर लेंगे, खत्म हो गई बात सारी। ठीक है, अब जैसे एक सवाल और मैं ले लेता हूँ, 35 प्लस 103, ठीक है, और बटे 17। ठीक है, 35 प्लस 103 बटे 17 ये है। अब चाहो तो तुम इसको ऐड कर लो, मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, 138। 138 को जब 17 से भाग करोगे तुम, ठीक है, 17 8 136, 136 बार जाएगा तो प्लस का 2 शेष बचा। अब हम इसको ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हैं, 17 से जब 35 को भाग किया तो प्लस का 1 शेष बचा, और 17 से जब 103 को भाग किया, 17 छक्का 102, तो प्लस 1 शेष यहाँ बचा, और बीच में प्लस का साइन है तो +1 और +1, तो शेष कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम इसको ऐड ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? यहीं पे अब जरा ध्यान से समझना, इस 35 की जगह मैं 33 ले लेता हूँ, 33, उसको मैं वही रहने देता हूँ, 103 बटे 17। अब देखना जरा कितना हो गया भैया, 133 और 3 136 हो गया, 136 हो गया। अब ये पूरा चला जाएगा, 17 से भाग करोगे तो 17 8 136 पूरा चला गया ना, पूरा भाग हो गया। अब इसको यहां पे समझते हैं, देखो 17 से भाग करोगे जब 33 को, तो एक बार जाएगा 17 का ना 17, या फिर तो शेष बचेगा प्लस का 16। ठीक है, या फिर तुम इसको 34 बार ले जाते हो तो कहोगे कि माइनस का 1 शेष बचा। कैलकुलेशन करते हुए प्लस का 16 बड़ा है कि माइनस का 1 बड़ा है, तो हमें तो कैलकुलेशन कम से कम पे करनी है। एक सवाल में दे देता हूं तुम्हें 58 गुणा 68 करो, और एक सवाल देता हूं 8 गुणा 7 करो, तो इनमें तो हमें तो कैलकुलेशन के ऊपर भी काम करना ना। हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमारा इंपॉर्टेंट बात सारी ये है कि हमें कैलकुलेशन भी इंप्रूव करनी है ना। तो इन दोनों की गुणा कर लो या 8 7 की गुणा कर लो, तो आसान तो यही है ना। हमें पता है 16 और -1 में आसान कैलकुलेशन -1 के साथ होगी, तो हम तो -1 लेके चलेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको भाग किया तो यहाँ पे प्लस का 1 बचा शेष, यहाँ -1, ये प्लस का 1 और बीच में प्लस का साइन है, तो इससे 1 कट जाएगा 0, और देख लो चाहे 0 ही बिल्कुल शेष आया था। ठीक हो गई बात इतनी? अब जल्दी से मैं एक सवाल और ले लेता हूँ बड़ा सा, तो और बेहतर समझ में आ जाएगी। गुणा और प्लस के बारे में हम ये सब बात कर रहे हैं। ठीक है, आसान से सारे कंसेप्ट है। सवाल ये है, देखो जरा, 1750 गुणा 3465 गुणा 1786 गुणा 5198, और डिवाइड कर रहा हूं मैं 17 से। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम 17 से। शेष बताना कितना होगा, शेष। ठीक है, शेष बताना कितना होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। देखो भैया 1750 में, अब इसमें एक छोटी सी बात ये भी समझनी है, 1750 को तुम ऐसे लिख सकते हो 1700 + 50, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मुझे इसको भाग करना 17 से, तो ये संख्या तो पूरी कट जाएगी ना, 17 तो हटा दो इसको, जो भी शेष आएगा वो इस संख्या से आएगा बस।
अब यहाँ पे आ जाते हैं, इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। 17 से जब मैंने इसको भाग किया तो 1700 तो हट गया, 50 को भाग करूंगा तो शेष बचेगा 17 दूनी 34 प्लस का 16 कह दो, या फिर कहो 17 या 51 अगर तुम ले रहे हो तो माइनस का 1। अब इन दोनों में हमारी कैलकुलेशन 16 के साथ सही होगी कि 1 के साथ सही होगी, तो हटा दो ना 16 को, तो मैं तो 1 लेके चलूंगा भाई, माइनस का 1 शेष है, एडजस्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब इसको बात करते हैं, 3400 तो हट जाएगा, 65 पे कैलकुलेशन करनी है, 17 या 51 और 17 चौका 68, तो 51 से अगर तुम कर रहे हो तो 14 शेष बच रहा है, और 68 से कर रहे हो तो माइनस का प्लस का 14 या फिर माइनस का 3, तो प्लस का 14 लेंगे कि माइनस का 3, तो वो देख लेंगे, तो हम तो माइनस का 3 लेंगे, हमें तो कम से कम कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 17 से जब मैंने इसको भाग किया तो 17 पंजे 85, 1700 तो हट गया, 85 यानी कि प्लस का 1 शेष बचा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 85 17 पंजे 85 प्लस का 1। यहाँ पे जब कैलकुलेशन की तो 51 से तो हट गया, 98 पे कैलकुलेशन करनी है, तो 17 छक्का 102 और ये 98 है, या तो प्लस का 4 शेष बचेगा या फिर माइनस का 4 शेष बचेगा या फिर प्लस का 13, तो प्लस के 13 में माइनस 4 सही है, माइनस 4 ले लो, ठीक है। अब देखो ये माइनस तो दोनों मिलकर प्लस बना लेंगे, और 3 ही करना 3 और ये भी 3 ही करना 3 और 3 चौक 12, लेकिन इस माइनस ने तो प्लस बना लिया, लेकिन अभी ये माइनस बचा हुआ, माइनस के 12/17 इतना आ गया, 4 से 12 माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस ये बचा हुआ तो माइनस साइन आएगा, और 4 से 12/17। अब पहले वाली क्लास पे पहुंच जाओ जल्दी से, अभी हमने पहला सवाल पढ़ा था, माइनस का मतलब है कि कमी है 12 की, 17 से भाग करते हो 12 की कमी है, तो फिर है कितना हमारे पास 5 ना, तो फिर यही तो रहा शेष, ये रहा आंसर। क्लियर हो गई इतनी बात? उम्मीद करता हूँ सारी समझ आ रही होंगी, बहुत ही आसान सी बातें सारी, ठीक है। अगला सवाल लिखते, हटा देता हूँ मैं इसको। यही बात अब हम प्लस पे करते हैं, ठीक है, यही बात हम जो अभी हमने की है वो प्लस पे करते हैं। मैंने सवाल लिया 1351 प्लस 2664 प्लस 3900 79 ये ले लिया, प्लस 2600 कुछ भी ले लो, चलो 72 ये ले लिया 72, और डिवाइड कर रहा हूं मैं 13 से, ठीक है। 13 से कितना शेष बचेगा, ठीक है, तो 1351 है तो 1300 तो हटा दो क्योंकि कट जाएगा वो। एक बात ध्यान से समझना भैया, ये बात ध्यान से समझना, ठीक है, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ध्यान से समझना। मान लो अगर 1300 नहीं होता, यहाँ 1400 होता, तो क्या हो गया, 1400 होता तो 1451 को भाग करके लिख लेते शेष। भाई अगर 1400 होता यहाँ पे तो 13 से भाग करके फिर 1400 ये करेंगे ना हम, 13 ही करना 13, वो बचा 1 5 और फिर से एक बार जाएगा 13, और बचा कितना 2 1 और 13 करना 13 फिर से, तो अब बचा कितना हमारे पास शेष। तो आप चाहो तो 13 दूनी 26 करके ले जाओ। अगर मान लो 1351 की जगह 1451 होता, ठीक है, तो फिर इस तरह से कर लेते, 13 दूनी 26 करके अगर तुम ले जाओगे, 21 है तुम्हारे पास, 26 तक कटेगा जाके, तो -5 बोल दो या फिर प्लस का 8 बोल दो, 8 ही तो है ये, प्लस का 8। तो यहाँ पे तुम अगर 1451 होता तो हम यहाँ पे प्लस का 8 लिख लेते या फिर माइनस का 5 लिख लेते, अगर 1451 होता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ 1351 है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे, तुम्हें नहीं मिले तो फिर हमने वो पढ़ ही रखा है। 1300 तो हट गया, 51 पे भाग करना, 13 चौका 52, 13 से 52 कट जाता है, 51 है तो इसका मतलब 1 की कमी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 13 पंजे 65, लेकिन ये 64 है, 1 की कमी है यहाँ पे भी, तो -1। 13 छंग 78, ये 79 है, 3900 तो हट जाएगा, 13 छंग 78 79 है तो +1, 13 पंजे 65 और 13 छंग 78, इस 65 और 78 में चाहो तो तुम प्लस का 7 लिख लो या माइनस का 6 लिख लो, इतनी बड़ी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, तो प्लस का 7 लिख लो, -6 और +7 में इतनी बड़ी बात तो है नहीं, तो प्लस का 7 लिख लो फिर, है ना। अब देखो इस वाले से तो ये कट गया क्योंकि बीच में जुड़ रहा है, जुड़ना है ना, ये माइनस का 1 है, वो प्लस का 7 है, तो 6 शेष बचा, बस खत्म हो गई बात। तो 13 से भाग करके इस संख्या में 6 शेष बच रहा है। इतनी बात समझ आ गई, ये बिल्कुल एकदम बेसिक चीजें हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक। अब मैं और करता हूं 1-2 सवाल और बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएंगी सारी बातें। ठीक है, अगला जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक
ठीक है, तो एक सवाल और कर लेते हैं कंसेप्ट से सीखने से पहले। एक सवाल और मैं जल्दी से करा देता हूँ। ये सवाल है हमारे पास 12 5 6 4 3 2 गुणा 13 8 9 5 4 3 गुणा 1 7 2 9 5 2 गुणा 1 8 9 5 4 3 2 और डिवाइड करना हमने 5 से। अभी कितना शेष बचेगा ये बताना भैया, कितना शेष बचेगा। हमने बड़े अच्छे से बात पढ़ रखी है, 5 से डिवाइड वाला हमने पढ़ लिया, डिविजिबिलिटी विभाज्यता। 5 से विभाजित वो संख्या होगी जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, तो अब जरा इसको अगर मैं 0 बनाऊं यहाँ पे लास्ट में, मुझे 5 से डिवाइड करना, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 12 56 43 430 प्लस 2, एक ही तो बात है, तो 430 तो हट जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ 2 शेष है प्लस का, या फिर कह सकते हो माइनस का 3, तो माइनस का 3 तो बड़ा हो गया ना 2 से, तो हमने छोटा वाला लेना है। इसमें कैलकुलेशन करोगे तो चाहो तो तुम -2 ले लो, चाहो तो प्लस का 3 ले लो, क्योंकि 40 कट जाएगा 5 से भाग करने पे, 3 तो शेष बचेगा, कोई सा भी ले लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। वहां पे प्लस का 2 शेष बचेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ भी प्लस का 2 शेष बचेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखना जरा, गुणा है तो गुणा कर लेंगे हम, हमने -2 ले लो या प्लस का 3 ले लो, ठीक है, कोई सा भी ले लो। चलो ये -2 ले लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, या ऐसे समझो, ऐसे समझो 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना हो गया, प्लस का 8। अब इसको फिर से 5 से भाग कर दो, प्लस का 3 बच रहा है ना अभी, या फिर माइनस का 2 बोल दो। सुनो सुनो ध्यान से, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को फिर भाग कर दो 5 से, प्लस का 3, या फिर बोल दो माइनस का 2, तो माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 4 आंसर। वो तुम्हारी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी तेजी से कैलकुलेशन कर रहे हो, देख लेना यही करके, ऐसे ही होगा। जैसे ही संख्या इस वाली से बड़ी होने लगे तो उसको तुरंत डिवाइड कर दो। चाहो तो आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 करके और डिवाइड बाई 5 कर दो, माइनस का 16/5, ठीक है, 15 चला जाएगा, माइनस का 1 शेष बचेगा, माइनस का 1 शेष 5 से भाग करते हुए, इसका मतलब प्लस का 4 शेष तो प्लस में लिखना ना हमने, शेष का मतलब ही वो एक्स्ट्रा होता है, इसलिए माइनस में नहीं आता। माइनस में कोई चीज एक्स्ट्रा थोड़ी होती है, शेष का मतलब होता है एक्स्ट्रा, इसलिए प्लस में लिखते हैं उसको। क्लियर हो गई इतनी बात। शेष बचा इतना, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा बचा है ना, तो प्लस में होता है वो, माइनस में इसलिए नहीं लिखते उसको, तो माइनस का 1 लिख लो। अब देखो जरा, मैंने क्या बात बताई थी तुम्हें, मैंने बात ये बताई थी 2 दूनी 4 दूनी, ये तो चलो छोटे छोटे हैं, मान लो बड़ी संख्या होती 16 18, मान लो मैं इसको 18 से भाग कर रहा हूँ और ये 16 और यहाँ 5 होता और फिर 7 होता और फिर कुछ और 11 होता, तो सबकी गुणा थोड़ी करते हम, जैसे ही इस संख्या से बड़ी होने लगे उसको फिर से डिवाइड कर देते। देखो जरा यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 5 से बड़ा हो गया, तो प्लस का 3 शेष बच गया यहाँ पे, 8 में से 5 हटा दो, प्लस का 3, या फिर माइनस का 2 बोल दो। हमने माइनस का 2 इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी माइनस पड़ा था, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 दूनी 4 शेष 4 बच गया। क्लियर हो गई इतनी बात, आसान है ना। कैलकुलेशन को इंप्रूव करने का एक तरीका होते हैं सारे हम जो सीख रहे हैं, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। सीजीएल अगर तुम दे रहे हो, सीजीएल और सीएचएसएल वाले बड़े ध्यान से देखना, सीपीओ वाले भी देख लो, ठीक है। अगर तुम एसएससी के एग्जाम सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल एमटीएस भी थे, तो इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, वक्त इतना नहीं होता है, ठीक है। समय की उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सवाल को पढ़ना भी है, सोचना भी है, करना भी है और आंसर टिक भी करना है, और वो प्रेशर भी झेलना है जो घड़ी चल रही होती है कोने में, ठीक है। घर पे बैठ के करना और एग्ज़ाम हॉल में जाके करने में, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक। यहाँ अगर तुम कर रहे हो, सोच रहे हो यार क्या ही सवाल पढ़ रहे हैं, यही सवाल एग्ज़ाम में जाके नहीं कर पाओगे, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक। अब मैं दूसरा टाइप शुरू कर रहा हूँ, टाइप सेकंड है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये टाइप 1 बेसिक था, ये टाइप 2 है जो हम पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना यार इस बात को, ठीक है। शेषफल प्रमेय के बाद आती है हमारे पास द्विपद प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये द्विपद प्रमेय का। द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। द्विपद प्रमेय मतलब बाइनोमियल थ्योरम हो, इसका मतलब समझ लो क्या है, इसका यूज क्या है। देखो मैंने तुम्हें ना अलजेब्रा की सबसे पहली क्लास में अलजेब्रा जब हमने पढ़ा था, उसमें कुछ फॉर्मूले लिखे थे, a + b का होल स्क्वायर,
बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब यहीं से बने द्विपद पेड़ में से। ठीक है, मान लो अगर a प्लस बी की होल पावर 15 लिखना हो तो फिर कैसे लिखेंगे, उसका तो याद नहीं करा हमने, ये हम याद कर लेते हैं, इसलिए ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये बने द्विपद पेड़ में से। ठीक, हमने ए प्लस बी की होल क्यूब तक और ए प्लस बी की होल पावर 4 तक याद कर रखे हैं बस, क्योंकि इनका ज़्यादा यूज होता है। लेकिन ये बने द्विपद पेड़ में, मान लो अगर ए प्लस बी की होल पावर 10 करना हो तो फिर कहाँ से करेंगे, तो वो उसके लिए द्विपद पेड़ में है। अब सुनना जरा, ये होती क्या है, ये होती है ए प्लस बी की होल पावर n का मान कितना भी हो सकता है। n का मान अगर 2 है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, n का मान अगर 3 है तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, n का मान 4 है तो ये a प्लस बी की होल पावर 4 हो गई। ठीक है, अगर मान लो यही अगर माइनस बी होता तो क्या दिक्कत है उसमें, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस और ये माइनस बी हो जाएगा, अभी भी तो यही है, कंसेप्ट यही लगेगा, बस जहां b आता था अब तक, अब उस जगह माइनस बी आने लगेगा। समझ आ गई इतनी बात। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे a प्लस बी बोलो या a माइनस बी बोलो, जहां प्लस का b था अब उसकी जगह माइनस का b आने लगा। अब सुनो जरा ध्यान से, ये द्विपद पेड़ में होती क्या है, इसको सुनना जरा। देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूपीएसआई का अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएसआई और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, उसके अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे द्विपद पेड़ में यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, देखो अगर मैं लिखूँ NCR, ये समझ लो, यहाँ पे एक बात समझ लो, NCR अगर मैं लिखूँ, ठीक है, NCR कॉम्बिनेशन है ये, NCR अगर हम लिखें तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन में, यानी कि ऊपर वाला फैक्टोरियल n अपॉन इन दोनों का अंतर फैक्टोरियल n माइनस r और गुणा में फैक्टोरियल r, ये इसका मतलब होता है। ध्यान से समझना जरा, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। इसका होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू में फैक्टोरियल r, यानी कि ये वाला ऊपर और एक बार इन दोनों का अंतर, देखो ये वाला ऊपर ये वाला नीचे फैक्टोरियल में, और एक बार इन दोनों का अंतर ये भी नीचे। फैक्टोरियल का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया था एक क्लास में, पिछली एक क्लास में मैंने फैक्टोरियल का मतलब बता दिए थे आपको सारे। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ इस चीज को। फैक्टोरियल NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये इसका मतलब होता है। मान लो अगर मुझे लिखना है 7c4 तो मैं इसको लिखूंगा फैक्टोरियल 7 बटे इन दोनों का अंतर फैक्टोरियल 3 गुणा नीचे वाला फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अब देखो जरा इस सवाल को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी की होल पावर n, ये द्विपद पेड़ में जो है इसको कैसे लिखेंगे, खोलेंगे कैसे, देखो जरा, ये n है, n c और 0 से शुरू करते हैं, पहला वाला टर्म्स 0 से, nc 0, ठीक है, nc 0। अब देखो पहले वाले का जो ये पहला वाला है, चाहे तुम पहला ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है, पहला ये वाला ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। ठीक है, कोई सा भी ले लो। तो मैंने ये वाला ले लिया a, ठीक है, a पहले ले लिया, nc 0, a की पावर, ये a की पावर ऊपर वाला a की पावर n गुणा, और ये जो b है b की पावर, इन दोनों का b की पावर सुनना जरा, सुनना, देखो एक बार और बता देता हूँ, a प्लस बी की होल पावर n बराबर NC 0 a की पावर इन दोनों का अंतर, इन दोनों का n और 0 का अंतर n ही होगा, इनटू में b की पावर नीचे वाला 0। अब सुनो जरा ध्यान से, किसी की भी पावर अगर 0 हो, अगर मैं 2 की पावर 0 लिखूं तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, किसी की भी पावर 0 लिखो, तुम x की पावर 0 लिखो तो उसका मान भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, किसी की भी पावर 0 लिखो। अब आगे अगला टर्म्स क्या होगा, प्लस NC, अब देखो ये 0 था, अगला टर्म्स होगा 1, NC 1। बड़े ध्यान से समझना यार इस बात को, NC 1। ठीक है, ये वाला जो है इन दोनों का अंतर, यानी कि a की पावर n माइनस 1 इंटू में b की पावर नीचे वाला, b की पावर नीचे कितनी है, 1 प्लस ध्यान से देखना आगे NC 2 मैं लिख रहा हूँ दूसरा, a की पावर इन दोनों का अंतर n माइनस 2 इंटू में b की पावर नीचे वाला 2 हो गया। अब एक बात समझना जरा, ये वाला पहला टर्म्स है, ये वाला दूसरा टर्म्स है और ये वाला तीसरा टर्म है। ठीक है, पहला टर्म, दूसरा, सेकंड टर्म एंड थर्ड। ठीक है, तीसरे वाले टर्म में जो है 2 आया है,
पहले दूसरे वाले टर्म में 1 आया, पहले वाले टर्म में 0 आया, ठीक है, पहले वाले टर्म्स में कितना आया, 0 आया। मान लो मुझे एक जनरल टर्म लिखना है, जनरल टर्म्स बीच में कहीं भी, ठीक है, NC वो लिखा जाएगा फिर NCR प्लस करके, कहीं बीच में मैंने एक टर्म लिखा NCR, कुछ भी हो सकता है वो R, इनटू में इसके साथ में A की पावर इन दोनों का अंतर n-r इनटू में B की पावर R, ये जनरल टर्म्स है। अब इस R की जगह तुम अगर 0 रखोगे तो तुम्हें पहला मिलेगा, R की जगह 1 रखोगे तो दूसरा मिलेगा, R की जगह 2 रखोगे तो तीसरा मिलेगा, ठीक हो गई बात। अब जरा आगे और समझो, प्लस अगला टर्म जो सेकंड लास्ट टर्म होगा इस सीरीज का, सेकंड लास्ट यानी कि आखिर से दूसरा वाला, वो क्या होगा, वो टर्म्स होगा NC n-1 A की पावर इन दोनों का अंतर, देखो n और n-1 अंतर कितना होगा, 1 हो गया, B की पावर नीचे वाला n-1, ये सेकंड लास्ट टर्म है इस सीरीज का, प्लस और लास्ट टर्म जो है इस सीरीज का वो होगा NCN। देखो जरा, n से 0 पे शुरू हुआ, फिर 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 4 5, n से कहाँ तक जाएगा, वो n तक जाएगा, n से n तक जाएगा, ठीक है। तो उससे पहला वाला n से n तक तो ये रहा, इससे पहले वाला टर्म्स ये होगा जो मैंने लिखा, n से n तक गया तो A की पावर इन दोनों का अंतर 0 और गुणा B की पावर नीचे वाला, ये आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखना जरा बाइनोमियल थ्योरम का यूज कहाँ है, कंसेप्ट का यूज है कहाँ, इसके ऊपर बात करते हैं। A प्लस बी की होल पावर n को मैंने जल्दी से कैलकुलेशन में लिखा, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब सुनो भैया जरा, देखो एक सवाल ले लेता हूं मैं जरा पहले, मेरे पास सवाल ये है 125 गुणा 126 प्लस 25 गुणा 139 प्लस 50 गुणा 148 प्लस 35 गुणा 139। मैं इस संख्या को 5 से भाग कर रहा हूं, 5 से भाग कर रहा हूं, तो कितना शेष बचेगा भैया, 0 शेष बचेगा। क्यों बचेगा 0 शेष, जरा देखना, क्योंकि ये वाला टर्म भी 5 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो शेष कुछ बचा ही नहीं है जब पूरा टर्म 5 से कट गया तो, क्योंकि ये 125 5 से कट जाएगा, ये वाला टर्म भी 5 से कट जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो जब ये पूरे के पूरे टर्म्स 5 से कट रहे हैं तो इस पूरी कैलकुलेशन में शेष जो बचेगा वो 0 होगा, क्योंकि इसमें एक ना एक संख्या ऐसी है जो 5 से कट जा रही है। 5 से अगर कट जा रही है तो फिर वो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जा रही है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसका यूज क्या है, शेष फल प्रमेय में, द्विपद प्रमेय का यूज क्या है। एक यूज तो इसके फॉर्मूले बनाने था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल क्यूब, वही फॉर्मूले, और एक यूज है इसका शेष निकालने में। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में फिर तुम्हारे पूछ ले जाता। मान लो इसको मैं भाग कर देता हूं b से, ये वाली संख्या b से, हमें बताना है a प्लस बी की होल पावर n को तुम b से भाग करो तो बताओ कितना शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, b को हटा दो, चलो a से कर देते। a प्लस बी की होल पावर n को मैं a से भाग करता हूं तो शेष कितना बचेगा। देखो जिस जिस टर्म में a है वो सारे के सारे टर्म्स कट जाएंगे, वहां से शेष नहीं बचेगा। इस वाले टर्म्स में भी a है, देखो इसको तुम खोल के ऐसे ही तो लिख सकते हो, इसका मतलब यही तो है। तो इस वाले टर्म्स में भी a है, इस वाले में भी a है, इस वाले में भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में a है सिवाय एक टर्म्स के। सिर्फ एक टर्म को छोड़ के उसमें a नहीं है, और वो वाला टर्म्स है लास्ट वाला, क्योंकि इसमें a की पावर 0 का मतलब हो गया, a की पावर 0 का मतलब हो गया 1। इस वाले टर्म्स में a नहीं है, इस वाले में भी a है, a की पावर a का मतलब a ही हो गया। यहाँ पे इससे पहले में a की पावर 2 बचेगा, है ना, सब में a है सिवाय लास्ट वाले टर्म्स के। तो ये सारे के सारे टर्म्स जितने भी हैं ये a से कट जाएंगे, सब के सब a से कट जाएंगे। शेष जो देगा वो ये वाला टर्म्स देगा। अब इस NCN के बारे में बात करें, NCN के बारे में, तो ये होगा फैक्टोरियल n अपॉन इन दोनों का अंतर n माइनस n 0 इंटू में फैक्टोरियल n, इससे ये कट जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और ये आ जाएगा 1। तो मतलब कहने का ये वाला टर्म्स भी 1 है, ये वाला भी 1 है, केवल जो केवल शेष देगा वो b की पावर n देगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब सवाल ये है, अगर 5 प्लस, अगर मैं लिखूं 5 प्लस 1 की होल पावर
28 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो कितना शेष बचेगा? तो बाइनोमियल थ्योरम यानी कि इसका यूज करके जब तुम कैलकुलेशन करोगे, 5 से भाग कर रहे हो ना, तो हर टर्म में 5 होगा सिवाय एक टर्म को छोड़ के, और वो लास्ट वाला टर्म्स है, और उस लास्ट वाले टर्म्स में जो बचेगा वो 1 की पावर n, b की पावर n है ना, b की पावर n यानी कि 1 की पावर 28 बचेगा। 1 की पावर 28 बटे 5, और 1 की तो कितनी भी पावर कर लो 1 ही आएगा, और 1 बटे 5 मतलब शेष कितना आएगा फिर। क्लियर हो गई? बाइनोमियल थ्योरम एक बार जल्दी से देख लेना रिवाइज करके, है ना, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मैं सवाल बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है, इसको देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और समझ लेना। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सवाल ये है अब हमारे पास, ठीक है, सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास सवाल ये है 126 की पावर 139 है, 126 की पावर 139 है, और मैं भाग कर रहा हूँ इसको 125 से, कितना शेष बचेगा? अब भैया 126 की पावर 139 तो भैया फिर कैलकुलेटर से भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कैलकुलेटर को भी दिक्कत हो जाएगी करने में, है ना। 126 की पावर 139 तो फिर कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा इस जगह जाके, है ना, उसे भी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे लिखेंगे 126 को 125 प्लस 1 की होल पावर। अब यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम का, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 125 प्लस 1 की पावर 139 बटे 125, ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैंने बाइनोमियल थ्योरम से इसको खोला तो हर टर्म्स में 125 होगा सिवाय लास्ट वाले टर्म्स के, और लास्ट वाला टर्म्स जो बचता है वो इस 1 की पावर 139 बचेगा। 1 की पावर 139 बटे 125, और 1 की तो कितनी भी पावर कर लो 1 ही रहेगा, बटे 125, तो शेष कितना आ गया इसका 1। क्लियर हो गई इतनी बात? शेष कितना आया 1। बहुत ही आसान सा सवाल है, एक बार और कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक और सवाल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, मान लो 126 की पावर है 139, ठीक है। अब देखो जरा सवाल ये है 126 की पावर 140 ले लेता हूं मैं, बटे 125। जल्दी से लिखते हैं, 126 को लिख लोगे भैया 125 प्लस 1 पावर 140 और बटे 125। बाइनोमियल थ्योरम ओपन करोगे तो हर एक में 125 मिलेगा सिवाय एक लास्ट वाले टर्म्स को छोड़ के, और उस आखिरी वाले टर्म्स में 1 की पावर 140 मिलेगा बटे 125, और 1 की तो कितनी भी पावर कर लो 1 ही शेष आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ है, ठीक है, दिक्कत कहाँ है फिर देखो, अगर ये प्लस है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगी एक बार जरा सोचते हैं, ठीक है। कंसेप्ट तुमने सारे सीख रखे, वो मैंने स्टार्टिंग में सब बता दी, इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। मैं सवाल अगला ले लेता हूँ। 125 की जगह ना 26 की जगह मैं 124 ले लेता हूँ। 124 की पावर 139 और बटे 125, ठीक है। और इसको भी मैं 124 की पावर 140 और बटे 125। अब जब इसको तुम खोलोगे तो 100, देखो 126 को तो तुमने 125 प्लस 1 करके लिख लिया था, 124 को हम 125 माइनस 1 करके लिखेंगे। अभी भी तो 124 ही है, अभी भी तो यही बात ये लिखी हुई है 125 माइनस 1 124। बाइनोमियल थ्योरम से जब इसको ओपन करोगे तो हर एक जगह तुम्हें 125 मिलेगा सिवाय लास्ट वाले टर्म्स के, और लास्ट वाले टर्म्स में मिलेगा हमें, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 की पावर 139 ये मिलेगा भैया, ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है। इसको जब तुम देखोगे 124 को तो ये होगा 125 माइनस 1 की पावर 140 और बटे करोगे 125, तो तुम बोलोगे इसको, ये लास्ट में जो टर्म्स बचेगा लास्ट में जाके वो बचेगा माइनस 1 की पावर 140 बटे 125, ठीक है। अब देखना जरा, माइनस 1 की पावर सम है, और माइनस की पावर अगर सम होती है तो वो प्लस बन जाता है, तो यहाँ पे जो अब बचेगा हमारे पास 1 की पावर 1, और देखना जरा माइनस की पावर सम है तो प्लस बन जाएगा, और 1 की पावर 140 तो 1 ही रहेगा, और शेष तो हमारा प्लस में ही होता है तो इसका शेष 1 बचेगा, ठीक है। इस वाले के शेष की बात करते हैं। माइनस 1 की पावर 139 है, यानी कि माइनस की पावर विषम है, तो माइनस 1 बटे 125 ये आएगा, और ये हमने पढ़ रखा है। माइनस का तो मतलब हमारे पास कमी है, माइनस का मतलब कमी है। 125 से भाग करते हुए 1 की कमी है, इसका मतलब है कितना हमारे पास 124, इसका मतलब शेष इसका बचेगा 124,
ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 124। ये बात बड़े ध्यान से देखते हुए चलनी है आपको। क्लियर हो गई इतनी बात, आसान सी चीजें। ठीक, तो एक मैं सवाल और दे देता हूं जल्दी से। अब सवाल ये है 36 की पावर 36 और डिवाइड कर रहा हूं मैं 7 से। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से। क्लियर हो गया इतना। अब देखो जरा हम कैसे करेंगे। 36 को आप ऐसे लिख सकते हो भैया 35 प्लस 1, 7 का मल्टीपल तो 35 होता है। 36 के पास में मैंने 35 प्लस 1 लिख दिया और उसकी भी पावर 36 और बटे 7। जब बाइनोमियल थ्योरम से इसको खोलोगे तो हर टर्म्स में तुम्हें 35 मिलेगा और 35 तो 7 से कट जाता है सिवाय एक टर्म के लास्ट वाले के, और वो होगा 1 की पावर 36, और किसी की पावर कितनी कर लो शेष 1 ही रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, इस 36 की जगह अगर तुम 34 लिख लो तो अब देखना जरा 34 अगर हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे 35 माइनस 1 की पावर 36 बटे 7, तो शेष बचेगा माइनस 1 की पावर 36 बटे 7, यानी कि 1 शेष आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अब देख लेते हैं और समझ लेते हैं इन सारी चीजों। 66 की पावर 39 और बटे 13 करते हैं एक बार जल्दी से। 13 पंजे 66 के पास देखो 13 से 66 जाएगा कितनी बार 65, 13 पंजे 65, यानी कि 65 प्लस 1 लिख सकते हैं ना हम इसको। 65 प्लस 1 तो 65 तो हटा दो, बचा कितना प्लस का 1, और प्लस 1 की पावर 39 मतलब कितना हो गया 1। क्लियर हो गई इतनी बात। डिटेल में कैसे लिख रहा वो मैंने पीछे बता दिया सब, आगे के लिए इसी तरह से ध्यान देना है। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है भैया, 1 बच रहा था अभी तक तो, है ना। मान लो अगर 2 3 4 ये बचने लगे तो फिर कैसे करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट बात तो अब ये आ जाती है, मान लो 2 3 4 5 ये बचने लगे, मान लो अगर ये 66 न होकर 67 68 होता तो फिर तो हम ये करते 65 प्लस 3 की पावर 39 बटे 13। तो अब क्या बचता हमारे पास आखिरी वाला टर्म्स 3 की पावर 39 बटे 13, यही तो बचता। अब इस सवाल को कैसे शेष बचाएंगे, है ना, इसके लिए कैसे हम शेष की बात करेंगे। ठीक है, इसका शेष कैसे निकलेगा उसके लिए हम पढ़ेंगे टॉसेंट मेथड, जो भी अगला मेथड हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी बिल्कुल करेंगे आसान से तरीके से, लेकिन सारी चीजें मिल के चलेंगी, आपको मिला के चलनी है, बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए चलना। मैं इसको अभी हटा देता हूँ, अभी फिलहाल और सवाल करते हैं इसी तरीके से, है ना। सारे सवाल हम करेंगे बिल्कुल। ठीक है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। देख लो सवाल अगला हमारे पास ये है 2 की पावर 30 और डिवाइड करना मुझे 7 से। 2 की घात 30 और डिवाइड करना मुझे 7 से, कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। ये जरा थोड़े से सोचने की बात है यार। देखो 2 की पावर है वो, पिछले वाले सवाल जो हम पढ़ रहे थे उसमें नीचे वाली संख्या के आसपास कोई संख्या ढूंढ लेते थे हम। ठीक है, आसपास कोई संख्या ढूंढ लेते थे जो उससे कट रही होती थी, और एक शेष प्लस का बचता था या फिर माइनस का बचता था। लेकिन इस सवाल में देखो तो 2 तो 7 से बहुत छोटा है, 7 के आसपास 2 में अगर देखो तो 8 मिलता है। 2 की पावर करने से 7 के पास में हमें 8 मिलता है, मुझे इसको 8 बनाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 3 और उसकी भी घात 10 और बटे 7, ऐसे लिख सकते हो। अभी भी तो 2 की घात 30 ही है। 2 की घात 3 को आप लिख सकते हो 8 की पावर 10 बटे 7। ठीक है, शेष 1 ही बचेगा। टॉसेंट मेथड पढ़ोगे तो डायरेक्ट करोगे, 7 का टॉसेंट 6 होता है और 6 से 30 पावर चली गई 5, 7 का टॉसेंट 6, 6 से ये पावर 30 चली गई, अगर चली गई तो शेष 1 बचेगा। टॉसेंट से तो तुम इतनी देर में डायरेक्ट कर चुके होते, आंसर 1 हो गया। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो इसका आंसर निकाल चुके होंगे, अब बोल भी रहे होंगे यार ले बता टॉसेंट लगा देता, है ना। सुनो मेरी बात भैया, पहले समझना होता है इन सब चीज़ों को, उसके बाद टॉसेंट पढ़ के फिर तो तुम, मैं थोड़ी कह रहा हूँ एग्जाम में जब आएगा तो तुम इसी मेथड से करना, टॉसेंट से करना, कोई से भी करना जो मतलब तुम्हारा कम समय में टाइम, मतलब तुम्हारा टाइम बचा सके, बस ऐसे से करना। 7 का टॉसेंट 6, 6 से 30 चला गया, खत्म हो गई बात, 1 शेष बचा। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, जब वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट अप्लाई करना। ठीक है, तो 2 की घात 3 को 8 लिख सकते हैं हम, 8 की पावर 10 बटे 7। 8 को अब हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1 की पावर 10
यानी कि 2 की घात 30 जो है वो 7 प्लस 1 की पावर 10 एक ही बात है, और बटे 7 तुम कर रहे हो। अब जब तुम बाइनोमियल थ्योरम से इसको खोलोगे तो हमारे पास लास्ट वाला टर्म बचेगा 1 की पावर 10, और किसी की 1 की पावर 10 अगर तुम करोगे तो 1 ही रहेगा, और 1/7 मतलब शेष कितना आ गया 1। लेकिन तुम यहाँ पे टोसेंट लगाओगे, 7 का टोसेंट 6, 6 से 30 चला गया पूरा पूरा, तो शेष 1 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्ट करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? लेकिन समझने की बात ये वाली थी। ठीक, दोनों तरह से हम यूज करेंगे। मैं इसको हटा देता हूं। देखो अगला सवाल ये है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल हमारे पास ये, जरा ध्यान से देखना। 4 की पावर 19 बटे, और मैं इसको भाग कर रहा हूं 15 से, कितना शेष बचेगा? ठीक है, 4 की पावर 19 और भाग कर रहा हूं 15 से, शेष कितना बचेगा? देखो 4 की पावर 19 को ना आप ऐसे लिख लो, 2 की पावर 19 दूनी 38 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 4 की घात 19 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात, ठीक है, या मत भी लिखो, मत भी लिखो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो 15 के आसपास 4 के गुणज में, 4 के गुणज में 15 के आसपास 16 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 15 के पास में 4 के गुणज में हमें 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा 4 की पावर 18, एक ही बात है अभी भी, बटे 15। इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 गुणा 4 की घात 2 उसकी घात 9 बटे 15, एक ही बात है। इसको मैं ऐसे और लिख सकता हूँ, 4 गुणा 4 चौक 16 की घात 9 बटे 15। एक एक स्टेप करके मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में जब आएगा तो इतना सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? 4 गुणा 16 को लिखोगे 15 प्लस 1 की पावर 9 बटे 15। ठीक है, अब ये 4 तो चल रहे बाहर, इसको जब तुम बाइनोमियल थ्योरम से खोलोगे तो हर एक टर्म्स में 15 आएगा सिवाय लास्ट वाले, और लास्ट वाले टर्म्स में हमें 1 की पावर 9 मिलेगा। तो हमारे पास जो शेष होगा वो 1 की पावर 9 बटे 15, और ये गुणा में चल रहा है इधर की तरफ। 1 की पावर 9 करोगे तो 1 ही रहेगा, और ये साथ में गुणा में चल रहा है 4 बटे 15, और 4 की अब इसमें गुणा करोगे तो 4 बटे 15, और 4 बटे 15 मतलब शेष आ गया 4। क्लियर, इतनी बात हो गई। शेष कितना है इस सवाल में? 4। बड़े ध्यान से देखना, 4 क्यों हटाना पड़ा मुझे अलग? क्योंकि मुझे 16 बनाना, और 19, 16 मतलब 4 की घात 2 बनाना। 4 की घात 2 19 में तो नहीं आएगी फिर, क्योंकि इन दोनों की गुणा भी तो करनी है ना हमने। 2 के साथ हमें ऐसी संख्या लिखनी है। अब 2 की गुणा 19 में अगर तुम करोगे तो ऐसा तो लिखोगे, चलो हमें 16 बनाना, 4 की घात 2 19 बनाना, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 9.5 लिखना पड़ेगा भाई, तभी तो 19 बनेगा। अब 9.5 तो पावर तो पॉइंट में नहीं होती ना, वो तो पूर्ण संख्या होती है ना। तो इसलिए मुझे पहले 1 4 हटाना पड़ा अलग, फिर 4 की घात 18 लिखनी पड़ी, क्योंकि हमें 4 की घात 2 और फिर उसके पास 9, तभी ये 9 दूनी 18 पूरा पूरा लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? इसलिए 1 4 हटाना पड़ा ये वाला। फिर इसके ऊपर कैलकुलेशन करी, ये 15 प्लस 1 लिख दिया 16, 15 प्लस 1 बाइनोमियल थ्योरम से खोला तो 1 की पावर 9 बचेगा शेष। 1 की पावर 9 का मतलब 1, और 4 ये वाला भी, तो 4 की गुणा और कर देंगे, 4 बटे 15। क्लियर हो गई बात इतनी? उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। बहुत ही आसान तरीके से हमने सारी बातें पढ़ी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है ये सारे, कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, फास्ट करने के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना, सीखते रहना, खुश रहना। थैंक यू।